Exercise 2, question number 1. Particle has initial velocity of 10 meters per second. It moves against constant retarding force along the line of velocity with retardation of 5 meters per second square. तो इसके acceleration को अपन -5 meters per second square लिख सकते हैं. ऑप्शन ए में पूछा है what is the maximum displacement in the direction of initial velocity. अगर मान लो पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और किसी पॉइंट बी पे अगर वो अपना जर्नी रिवर्स कर रहा है तो मतलब ए से बी तक वो सेम डायरेक्शन में गया होगा और जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी टाइम ड्यूरेशन में उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा. सो वी कैन से दैट ए बी इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ए बी विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेयर बी इज द पॉइंट एट विच इट रिवर्सेस इट्स जर्नी. तो अगर अपन ए से बी तक काइनेमेटिक्स के इक्वेशन अप्लाई करें वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एट पॉइंट बी और इससे अपन को जो भी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम. सो विच इक्वेशन कैन बी अप्लाई इन ऑल दिस पैरामीटर्स? थर्ड इक्वेशन b square equals to u square plus 2as. So 0 square equals to 10 square minus 2 into 5 into s. So from here maximum displacement is coming out to be 10 square upon 10 meters. तो ऑप्शन ए सही दिया होगा. ऑप्शन बी सी और डी इन तीनों में से अपन को क्या चेक करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स. ओके सो फर्स्ट 3 सेकंड्स में इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा है कि नहीं ये अपन को चेक करना होगा. सो वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम एट विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड. तो यहाँ पे अगर अपन t को अननोन मान लें और इस पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूँ 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at माइनस 5t मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वो अपना जर्नी रिवर्स कर रहा होगा. दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट a को t इक्वल्स टू 0 मान रहा हूँ पॉइंट b विल बी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स और यहाँ पे अपना जर्नी रिवर्स करके वो पॉइंट c तक पहुंच जाएगा at t equals to 3 seconds. अच्छा डिस्टेंस ये भी अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. a से b तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? ये 10 मीटर आ रहा है और a से c तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर t equals to 3 seconds. तो अगर अपन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं s equals to ut plus half at square. इनिशियल वेलोसिटी इज 10 t is 3 plus half into a is -5 and t is 3 तो 3 स्क्वायर. तो यहाँ से जो अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दैट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स. सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ AC. तो यहाँ से AC कितना आ रहा है 30 माइनस 5 इंटू 9 45 अपॉन 2 45 अपॉन 2 मतलब 22.5 30 माइनस 22.5 इज 7.5 मीटर्स. ओके सो अपन को AB पता है AB इज 10 मीटर्स and AC is 7.5 meters. तो B to C वाला डिस्टेंस कितना होगा? B to C can be written as AB minus AC, which is 10 minus 7.5, 2.5 meters. And net distance कितना होगा? Total distance traveled by the particle will be length AB plus length BC, which is 10 plus 2.5, 12.5 meters होगा. इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या होता है? अपन डायरेक्टली B से C तक सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं. B से C तक अपन को पता है कि टाइम टेकन इज 1 सेकेंड. B पे t इज 2 सेकेंड्स एंड C पे t इज 3 सेकेंड्स. तो B से C तक जाने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा होगा और B से C के लिए मैं लेफ्ट को पॉजिटिव मान रहा हूँ. सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू C. B से C के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि B पे वो रेस्ट पे था. B पे वेलोसिटी 0 था. सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू a. एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स लेफ्ट तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं हाफ इंटू 5 इंटू 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से भी अपन को डिस्टेंस BC डायरेक्टली 2.5 मीटर्स मिल जाता एंड टोटल डिस्टेंस अगेन कैन बी रिटन एज 10 मीटर्स प्लस 2.5 विच इज 12.5 मीटर्स. ओके होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन. अगला सवाल देखते हैं इसका. एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2. Again, it's a conceptual question. इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है. देखो, mark the correct statements for a particle going in a straight line. If the velocity is 0 at any instant, acceleration should also be 0 at that instant. This is not compulsory. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी 0 हो भी रहा है तो भी एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो हो ही सकता है. जैसे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन ऊपर की तरफ फेंकते तो ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 होगा बट एक्सेलरेशन तो g डाउनवर्ड्स ही होगा. ऑप्शन बी
If the average velocity is 0 for a given time interval, the average speed must also be 0 within the given time interval. Average velocity का फॉर्मूला क्या होता है? Total displacement upon total time. And average speed का फॉर्मूला क्या होता है? Total distance upon total time. तो अगर अपन एवरेज वेलोसिटी को 0 मान रहे, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा, बट डिस्प्लेसमेंट का 0 होना डज नॉट एंश्योर कि डिस्टेंस भी 0 होगा. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी में क्या दिया है? इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर हैविंग ऑपोजिट साइन देन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. ऑपोजिट साइन मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो अगर वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड इस तरफ है और एक्सेलरेशन लेट्स से 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्लो डाउन करेगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट इज द कंडीशन फॉर रिटार्डेशन. और अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर रहा होता. ऑप्शन डी, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूं और इसको ओरिजिन मान लो, किसी समय पार्टिकल यहाँ पे है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस समय अगर इसका वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी इसका लेफ्ट की तरफ होना चाहिए. सो दैट मीन्स इफ पोजीशन एंड वेलोसिटी आर ऑफ द ऑपोजिट साइन दैट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. ऑप्शन डी भी करेक्ट है. वैसे अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो इसका पोजीशन नेगेटिव होता, और इस समय अगर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव होता, so again we can say that the particle is moving towards the origin. Option D is correct. Question number 3. An observer moves with a constant speed along the line joining two stationary objects. तो अगर ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B, इन दोनों को मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स अगर मान लूं, और अगर एक ऑब्जर्वर A से B तक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V, he will observe that the two objects, ऑब्जर्वर को O मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O कितना होगा? अज्यूमिंग राइट टू बी पॉजिटिव, A का वेलोसिटी 0 है माइनस O का वेलोसिटी माइनस V. सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O विल बी माइनस V एंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O विल अगेन बी 0 माइनस V. ये भी माइनस V होगा. तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में A और B दोनों का वेलोसिटी नेगेटिव V आ रहा है, मतलब A और B दोनों का वेलोसिटी V टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. That means we can say that he will observe that the two objects will have the same velocity. Magnitude भी same होगा और direction भी same होगा. So they will have the same velocity and they will move in the same direction. Right? Question number 4. For a body in one-dimensional motion, speed must decrease when acceleration is negative. See, in this case acceleration and velocity का जो साइन होता है वो कन्वेंशन पे डिपेंड करता है. तो अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो राइट की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड से, और उसका एक्सेलरेशन है लेफ्ट की तरफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सिंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रहा होगा. बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा. सो अगर मैं लेफ्ट पॉजिटिव मान लूँ और राइट नेगेटिव, तो इस केस में अपन एक्सेलरेशन को प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे और वेलोसिटी को माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड फॉर दिस चोजन कन्वेंशन. राइट? वैसे अगर मैंने लेफ्ट को नेगेटिव माना होता और राइट को पॉजिटिव माना होता, इस चोजन कन्वेंशन के लिए मैं लिखता वेलोसिटी इज प्लस 5 मीटर्स पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. बट इन आइदर केस वी विल से दैट द बॉडी इज स्लोइंग डाउन. So what is the condition for slowing down? Speed decrease कब होगा? जब velocity और acceleration दोनों का sign different हो. Right? So option A is incorrect. वैसे speed must increase when acceleration is positive, ये भी incorrect होगा, क्योंकि अगर acceleration और velocity दोनों negative हो गए, both are in the negative direction, even in that case the speed will increase. What about option C? Speed will increase when both velocity and acceleration are positive. Option C is correct. And speed will decrease when velocity is negative and acceleration is positive. Option D be correct. Question number 5. Which of the following statements are true for a moving body? If the speed changes, its velocity must change and it must have some acceleration. देखो velocity जो है it's a vector, और किसी भी वेक्टर के दो पैरामीटर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड
वेलोसिटी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा और एक डायरेक्शन वाला पार्ट होगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अपन स्पीड भी बोल सकते हैं, राइट? और अगर वेलोसिटी वेक्टर के इन पैरामीटर्स में से कोई भी अगर एक पैरामीटर चेंज हो गया तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी चेंज हो गया होगा, राइट? सो इस लॉजिक से एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। इफ द स्पीड चेंजेस, अगर स्पीड चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी चेंज हुआ होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, देन डेफिनेटली देयर इज सम एक्सेलरेशन इज देयर। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, दैट इज करेक्ट, एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, दैट इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन बी, if its velocity changes then its speed must change and it must have some acceleration। अच्छा, अभी अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या जरूरी है डेफिनेटली स्पीड भी चेंज हुआ होगा? इट्स पॉसिबल कि वेलोसिटी खाली डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज हुआ। अगर यहाँ पे मस्ट के बदले मे लिखा होता, इट्स स्पीड मे चेंज, तो वो सही ऑप्शन होता। मगर मस्ट चेंज मतलब ऑलवेज चेंज होना चाहिए, तो ये बोलना तो गलत होगा। अगर मान लो पार्टिकल एक सर्कल में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इस केस में उसका स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रहा, और बिना स्पीड चेंज हुए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, करेक्ट। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इट्स पॉसिबल कि वो खाली डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा हो, तो स्पीड मे और मे नॉट चेंज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सिंस वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो रहा होगा। If speed changes but direction of motion does not change, its velocity may remain constant। No, this is incorrect, क्योंकि अगर speed change हो गया, velocity vector का अगर इन दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर चेंज होता है तो डेफिनेटली velocity vector भी चेंज होगा। So option D is incorrect। Okay, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Let V and A denote the instantaneous velocity and the instantaneous acceleration respectively of a body। A can be non-zero when V is zero। This is correct, ये अपन ने देखा था पिछले सवाल में भी। A must be zero when V is zero, not necessary। A can be non-zero when V is zero। A may be zero when V is not equals to zero। Again, this is correct। अगर पार्टिकल constant velocity से जा रहा है, that means V is non-zero, but acceleration is zero। And direction of A must have some correlation with the direction of V। This is incorrect। Acceleration vector and velocity vector can have any random directions independent of each other। Question number 7. An object may have varying speed without having varying velocity। Again, this question is similar to question number 5। Velocity vector के दो पैरामीटर्स होंगे, speed, magnitude और direction। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इट मे हैव वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। अच्छा, बिना स्पीड को चेंज किए क्या अपन इसके वेलोसिटी को वेरी कर सकते हैं? यस, इफ आई वेरी द डायरेक्शन। तो अगर मैं पार्टिकल का खाली डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ बिना स्पीड को चेंज किए, इन दैट केस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इट कैन हैव अ वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है उसी केस में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ द वेलोसिटी इज नॉट वेरिंग, देन एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। अच्छा, अगर मान ले स्पीड कांस्टेंट है, सी इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग मे हैव, मतलब पॉसिबल है कि नहीं है अपन को चेक करना। तो अगर वेरिंग स्पीड नहीं है, मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या उस केस में भी नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है? यस, बिकॉज इवन इन दैट केस वेलोसिटी कैन चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी चेंज इन डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल हैव सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। A body moving with uniform acceleration in a straight line describes 25 meters in the 5th second and 33 meters in the 7th second। Distance traveled in nth second। इसका फॉर्मूला क्या होता है? u plus a n minus half। So 5th second में it is covering 25 meters। So
25 will be equals to u plus a 5 minus half, और 7 सेकेंड में 33 मीटर्स, 33 इक्वल्स टू u प्लस a 7 माइनस हाफ। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास और दो अननोन्स, तो इन दोनों की मदद से अपन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, LHS में क्या बचेगा 33 माइनस 25 विच इज 8, RHS में u कैंसिल हो जाएगा और 7a माइनस 5a 2a बच जाएगा, माइनस हाफ ए और माइनस हाफ ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ रहा है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इससे क्या मिलेगा 25 इक्वल्स टू u प्लस 4 इंटू 5 माइनस हाफ, 5 माइनस हाफ मतलब 9/2, तो ये 18 होगा। 25 माइनस 18, इससे u आ रहा है 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। एग्जाम्पल 9, पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 2 meters per second square. The distance described in the 5th second is 13 meters. S5 कितना होगा u plus a into n minus half, 5 minus half, कितना आ रहा है 4 plus 2 into 9/2, 13 meters. ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइम टेकन टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स, तो अगर यहाँ पे मैं फाइनल वेलोसिटी को 50 मीटर्स पर सेकेंड मान लूँ और इसके लिए टाइम टेकन t इज अननोन, तो इन सब पे कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं अपन? फर्स्ट इक्वेशन 50 इक्वल्स टू 4 प्लस 80, तो यहाँ से t 46/2, 23 सेकेंड्स आ रहा है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग द फर्स्ट 60 मीटर्स इज 6 सेकेंड्स। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 60 मीटर्स मान लूँ, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कॉमन फॉर ऑल दीज ऑप्शंस, तो इसके लिए जो टाइम लगेगा ये फाइंड करने के लिए अपन इन सब पे कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं? सेकेंड इक्वेशन 60 इक्वल्स टू 4t प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या क्या सोल्यूशंस आ रहे हैं? 10 माइनस 6, t प्लस 10, t माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आइदर t is minus 10 seconds which is not possible or t can be 6 seconds। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। Velocity it attains when it has described 45 meters. Initial velocity 4 meters per second, acceleration 2 meters per second square, displacement 45 meters और velocity unknown। तो इन सब पे थर्ड इक्वेशन लगा दो, v square equals to u square 16 plus 2 into a into s into 45, तो ये 196 आ रहा है। तो इससे v 14 मीटर्स पर सेकेंड आता है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, ये अप्लाई कर दो तो इससे ऑप्शन ए बी सी डी चारों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th लिखते हैं। A motorist is traveling at 54 kilometers per hour when he observes a traffic signal at a distance of 280 meters ahead, turning red at time t equals to 0। तो क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स दिए उसको नोट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर्स पर आवर इंटू 5/18, सो दिस इज 15 meters per second। He decides to decelerate and then accelerate by the same magnitude so as to pass the signal at 54 kilometers per hour at t equals to 28 seconds when the signal turns green. Okay. Let us assume that motorist is at point A and traffic signal is at point B. इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 280 मीटर्स दिया हुआ
और पॉइंट ए पे इसका स्पीड अपन को पता है 15 मीटर्स पर सेकेंड। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग द मोटरिस्ट विल डिसेलरेट एंड देन अगेन एक्सेलरेट बाय द सेम मैग्नीट्यूड सो एज टू पास द सिग्नल अगेन एट द सेम स्पीड। तो यहाँ पे भी उसका स्पीड सेम हो गया होगा, मतलब उसने आधे डिस्टेंस के लिए डिसेलरेट किया होगा 140 मीटर्स के लिए, और टोटल टाइम उसको 28 सेकेंड्स लग रहा है। तो आधे डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा होगा वो उसका हाफ 14 सेकेंड्स होगा। सो वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 15, डिस्प्लेसमेंट शुड बी 140 मीटर्स। वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन फॉर ए टू सी। सी मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए से सी तक उसका इनिशियल वेलोसिटी 15 रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट पूरे डिस्टेंस ए बी का हाफ रहा होगा एंड टाइम भी पूरे टाइम का हाफ रहा होगा 14 सेकेंड्स। और यहाँ पे अगर इसका रिटार्डेशन अपन ए मान ले तो इन सब पे सेकेंड इक्वेशन लगा के अपन को ए मिल जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196, 15 into 14, 15 into 14 कितना होगा 150, 15 into 10 is 150 plus 60, 210 equals to 196 upon 2. 196 upon 2 will be 98 into 8. 140 minus 210 minus 70 upon 98, ये एक्सेलरेशन होगा। इसको 14 से डिवाइड कर दो, -5/7, माइनस मतलब रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 5/7 आ रहा है। मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगा, उसने ए से सी तक रिटार्ड किया था, तो सी पे जो भी इसका वेलोसिटी होगा वही मिनिमम होगा। और सी के वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए अपन ए से सी के जर्नी में फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u 15 माइनस 5/7 इंटू टी। टी कितना है 14 सेकेंड्स। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना आ रहा है 15 माइनस 10, 5 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। Question number 11. A particle moving with constant acceleration along a straight line covers distance between 2 points 80 meters apart in 10 seconds. Point A और point B, इन दोनों को 2 पॉइंट्स मान लेते और इनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर्स दिया हुआ है। Its velocity as it passed the second point is 18 meters per second. यहाँ पे इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 18 meters per second. So A से B तक की जर्नी के लिए अपन को क्या क्या पैरामीटर्स पता है? We know that displacement is 80 meters, final velocity is 18 meters per second, और time is 10 seconds. तो इन सब पे कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं? मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं इन सब पे? v इक्वल्स टू u प्लस at। u भी अननोन है और a भी अननोन है। इसमें you can apply the modified version of second equation. We know that s equals to ut plus half at square, और फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये भी पता है v is u plus at. So if we substitute u as v minus at from the first equation in the second equation, we will get s equals to u के बदले v minus at लिख दो into t plus half at square. So this will give us s equals to vt minus at square plus half at square. So this will be vt minus half at square. और इस इक्वेशन में ये सारे पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, s, v, t और a। तो इन सब पे अगर मैं ये वाला इक्वेशन अप्लाई कर दूं, अपन a फाइंड कर सकते हैं इससे। s मतलब 80, v मतलब 18, t मतलब 10 माइनस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर इंटू 100।
तो इससे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 80 minus 180. 80 minus 180 is minus 100 equals to minus a into 100 upon 2. तो 100 कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन प्लस 2 meters per second square आ रहा है. We are assuming this direction is positive. तो एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ ही होगा. ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन ए के लिए हमें वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालना होगा. तो उसके लिए भी अपन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. v 18 इक्वल्स टू u प्लस 80. u प्लस 2 इंटू 10. तो इससे u माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है. ऑप्शन ए भी करेक्ट है. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस 10 सेकेंड्स इज 82 मीटर्स. देखो पॉइंट ए पे जो इसका वेलोसिटी था वो माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है. मतलब पॉइंट ए पे इसका वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ रहा होगा और वो फाइनली पॉइंट बी पे पहुंच रहा है जहाँ पे उसका वेलोसिटी राइट की तरफ. तो डेफिनेटली वो बीच में कहीं तो उसने अपना डायरेक्शन ऑफ जर्नी रिवर्स किया होगा. लेट्स से वो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हुए पॉइंट सी तक पहुंच रहा है और यहाँ पे उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया और वापस पॉइंट ए तक आएगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ए से सी तक का डिस्टेंस प्लस सी से ए तक का डिस्टेंस प्लस ए से बी तक का डिस्टेंस. तो अगर किसी तरह अपन ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल ले, टोटल डिस्टेंस कैन बी रिटन एज 2 times लेंथ ए सी प्लस ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस 80. अच्छा, अभी ए से सी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए मोशन ए सी को ऑब्जर्व करते हैं. AC मोशन के लिए लेट्स अज्यूम लेफ्ट टू बी पॉजिटिव. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 2 मीटर्स पर सेकेंड. एक्सेलरेशन कितना होगा? ओके, लेट अस चूज द सेम साइन कन्वेंशन. अपन ने राइट को पॉजिटिव माना था तो राइट को ही पॉजिटिव रहने देते. तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन -2 लिख सकते. एक्सेलरेशन कितना आया था? एक्सेलरेशन +2 और C पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. तो इन सब पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूं तो अपन को S मिल जाएगा, डिस्टेंस AC. v स्क्वायर 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू S. तो इससे S -1 आ रहा है. -1 मतलब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ हुआ होगा. तो मैग्नीट्यूड वाइज लेंथ AC इज 1. तो आंसर क्या होगा? 2 times AC 2 plus 80. टोटल डिस्टेंस विल बी 82 मीटर्स. ऑप्शन सी भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12. A projectile is projected with an initial velocity of 6 i cap plus 8 j cap. Then we have to find the maximum horizontal range, maximum height and time of flight. ये तीनों पैरामीटर्स अपन को फाइंड करना है. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसी को अपन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं. u स्क्वायर के a क्यू को साइन थीटा से क्लब कर दो और u साइन थीटा को अपन y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं और u स्क्वायर के a क्यू को कॉस थीटा से क्लब कर दो और u कॉस थीटा को अपन x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं. सो रेंज कैन बी रिटन एज 2ux uy अपॉन g, और इस केस में ux क्या होगा? 6 और uy 8. सो 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 10 कितना आ रहा है रेंज? 12 इंटू 8 96 अपॉन 10 9.6 मीटर्स. ऑप्शन ए करेक्ट है. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अपन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी uy स्क्वायर अपॉन 2g ये लिख सकते हैं. uy इज 8 स्क्वायर इज 64 अपॉन 2 इंटू 10, तो 32 अपॉन 10 3.2 मीटर्स. और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन g, मतलब 2uy अपॉन g 2 इंटू 8 अपॉन 10 1.6 सेकेंड्स. ऑप्शन सी भी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 13. An enemy ship is at a horizontal distance of 180√3 meters from a security cannon having a muzzle velocity of 60 meters per second. एक कैनन है हमारे पास
और यहाँ पे इसका वेलोसिटी अपन को दिया हुआ है 60 मीटर्स पर सेकेंड, और इससे 180√3 मीटर्स की दूरी पर देयर इज वन शिप। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कैनन टू हिट द शिप। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि अभी ये कैनन शिप को जाके हिट करे, तो इस कैनन का जो रेंज है वो 180√3 होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला लगा दो इधर, 180√3 इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। सिक्सटी स्क्वायर मतलब 3600, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से sin 2 थीटा जो है वो √3 अपॉन 2 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज और 120 डिग्रीज। दैट मीन्स थीटा कैन बी 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इस केस में? इन दोनों एंगल्स के लिए एक एक टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, तो 2 टाइम ऑफ फ्लाइट पॉसिबल होंगे इसके लिए। वन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा, 2 into 60 into sin 30 हाफ अपॉन g। तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड्स आ रहा है, और अगर अपन थीटा को 60 डिग्रीज ले तो ये होगा 2 into 60 into sin 60 √3/2 अपॉन g। तो इससे 6√3 मतलब 6 into 1.7 which is approximately 10.4। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। Option D, distance that the ship should be moved away from its initial position so that it becomes beyond the range of the cannon। अच्छा, कैनन का जो मैक्सिमम रेंज होगा वो कितना होगा? Rmax का फॉर्मूला क्या होता है? Rmax is given by u square by g। तो दिस इज 360 मीटर्स, मतलब कैनन 360 मीटर्स तक फायर कर सकता है। तो इसको अगर मैं पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी मान लूँ, such that AC is 360 meters। So कैनन के पास C के अंदर कोई भी पॉइंट तक पहुंचने की कैपेसिटी है। So if the ship wants that it should not be hit by the cannon, इस शिप को कैनन के मैक्सिमम रेंज से बाहर चले जाना चाहिए। That means it should move by a minimum distance of BC, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 360 minus 180√3। तो यहाँ से अपन 180 कॉमन ले सकते हैं। 2 minus √3 is approximately 1.7, तो ये approximately 0.3 होगा। So this should be 180 into 0.3 से थोड़ा सा कम होगा because √3 is 1.73, so this will be 0.27। तो approximately ऑप्शन डी भी मैच हो रहा है। ओके। Question number 14th. A dive bomber diving at an angle of 53 degrees with a vertical releases a bomb at an altitude of 2400 meters. The bomb hits the ground after 5 seconds. यहाँ पे सब कुछ फीट में दिया होगा, g की वैल्यू भी अपन फीट में यूज कर सकते हैं। So altitude is 2400 feet। और डाइव बॉम्बर डाइविंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्रीज विद अ वर्टिकल। डाइविंग मतलब नीचे की तरफ वो मूव किया होगा, नीचे की तरफ किसी स्पीड से उसने डाइव किया एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्रीज विद अ वर्टिकल। तो इसके इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते, और इसने जैसे ही बॉम्ब को रिलीज किया होगा तो बॉम्ब का भी वेलोसिटी सेम होगा जो बॉम्बर का वेलोसिटी था। एंड क्वेश्चन में दिया है कि दैट द बॉम्ब हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड्स। तो अगर मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव मान लूँ और y डायरेक्शन में अगर अपन बॉम्ब का मोशन ऑब्जर्व करें, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा y में? u cos 53 is 3/5। एक्सेलरेशन कितना होगा y में? 32, सब कुछ फीट में ले रहे। डिस्प्लेसमेंट इज 2400 फीट एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स। तो इसमें सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने पर अपन को u मिल जाएगा s इक्वल्स टू ut 3u/5 into t is 5 plus half a 32
into t square into 25. तो 16 into 25. 16 into 25 कितना होगा? 16 into 5 is 80, 0. 16 into 2 is 32 plus 8, 40. तो 400 आ रहा. 2400 minus 400 is 2000. 5 cancel. तो यहाँ से u आ रहा है 2000 upon 3, which is approximately 667 feet per second. ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. सो दिस विल बी 667. 200 by 3 into sin 53. Sin 53 4/5 होगा into time of flight. Time of flight is 5 seconds. तो 5 कैंसिल हो गया. 667 into 4. Approximately option B भी मैच हो रहा है. Horizontal component of the velocity of the bomb just before striking the ground is. Horizontal component तो चेंज होगा ही नहीं, वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा. और horizontal component will be 200 upon 3 into 4/5. तो कितना आ रहा है इससे? 40. 160 upon 3. 53.4 एप्पल. वेलोसिटी कितना आया था? 200 नहीं था, सॉरी. वेलोसिटी वाज 2000 upon 3 था इनिशियल वेलोसिटी. 2000 upon 3. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब sin 53 into 4/5. So 1600 upon 3, which is approximately 534. ऑप्शन सी करेक्ट है. एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 2000 upon 3 into 3/5. 3 कैंसिल. 400 इसका इनिशियल वेलोसिटी था वर्टिकल में. तो वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस g is 32 into time of fall. Time of fall is 5. So 400 plus 32 into 5, 160. तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 560 feet per second. तो ऑप्शन डी भी मैच हो रहा है. Okay, so this completes our exercise 2.